हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। बच्चों, ये आपकी मैथ्स की बुक है प्राची एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों वो है रैशनल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब रैशनल नंबर्स बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये जो टॉपिक है रैशनल नंबर्स, ये आपने क्लास 7th में सेकंड चैप्टर में भी आपने ये चीज़ पढ़ी थी रैशनल नंबर्स के बारे में। 7th क्लास में अगर आपके पास पुरानी बुक है आपकी, तो अगर आप वो खोल के देखोगे तो आपको जो सेकंड नंबर चैप्टर है उसका जो टाइटल है वो है फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। इसका मतलब आपने 7th क्लास में भी रैशनल नंबर्स पढ़ा है। तो इस क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर में वापस से हम रिवाइज करेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उससे पहले हमें जो दूसरे कंसेप्ट्स हैं जो हमने 6th एंड 7th में पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स, इनको वापस से रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स थे? नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। हम बचपन से नर्सरी क्लास से एलकेजी यूकेजी में हम चीज़ों को काउंट करना सीखते हैं। 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो हमें काउंटिंग में हेल्प करते हैं वो हैं नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। देन कम्स द कंप्लीट नंबर्स, होल नंबर्स। बेटा जो ये बच्चों जो ये होल है, होल का मतलब होता है कंप्लीट। जो नेचुरल नंबर्स थे इनके अंदर एक नंबर मिसिंग था। यस, अभी जो नेचुरल नंबर्स हैं काउंटिंग नंबर्स तो हैं, लेकिन क्या हम जीरो के बिना क्या 10 लिख सकते हैं? हम क्या जीरो के बिना हम 100 लिख सकते हैं? 20 30 40 नहीं लिख सकते ना। तो जीरो को इंक्लूड करके, जीरो को मिलाकर जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या बन गए? होल नंबर्स। ठीक है। देन फ्रैक्शंस। बच्चों फ्रैक्शंस होते हैं भाग। भाग मीन्स पोर्शन। मान लीजिए अगर हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, आप लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा के 6 स्लाइसेस हैं। ठीक है, दो फ्रेंड्स ने मिलकर एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जिसके 6 स्लाइसेस हैं। एक फ्रेंड ने तो रख लिया, एक फ्रेंड ने 5 पीसेस रख लिए पिज़्ज़ा के। कितने? 5 पीसेस, 5 स्लाइसेस उसने अपने पास रख लिए। और दूसरे के पास कितने बच गए? दूसरे के पास सिर्फ 1 स्लाइस बच गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? जिस फ्रेंड ने 5 स्लाइसेस रख लिए पिज़्ज़ा के, उसके पास कितना, पिज़्ज़ा का कितना भाग चला गया, उसके पास कितना पोर्शन चला गया पिज़्ज़ा का? उसके पास चला गया 5/6। मतलब 6 पीसीज में से उसके पास कितने पीसीज चले गए? 5 पीसेज। और जो दूसरा फ्रेंड है उसके पास कितना रह गया पिज़्ज़ा? उसके पास 1 पीस रह गया। तो अगर हमें फ्रैक्शन में बताना होगा कि उसके पास कितना पोर्शन रह गया एक पिज़्ज़ा का, देखो ये पिज़्ज़ा पूरा है ना, तो हम इस पूरे का पोर्शन बताएंगे कि इस पूरे का कितना पोर्शन उस दूसरे फ्रेंड के पास रह गया। इस पूरे का 1/6 पोर्शन उस दूसरे फ्रेंड के पास रह गया। पहले फ्रेंड के पास 5/6 चला गया और दूसरे फ्रेंड के पास 1/6 रह गया। इसी तरह जो नंबर्स हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उनको फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे 7/8, ये भी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, आप लोगों का जो एग्जाम होता है, टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं, जो 50 मार्क्स के पेपर होते हैं, उन 50 मार्क्स में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं अलग अलग मार्क्स के। अब उन 50 मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, आपको वो किस रूप में लिख के दिया जाता है? फ्रैक्शंस के रूप में लिखे जाते हैं ना आपके मार्क्स, कि 50 में से कितने मार्क्स आए? 48 मार्क्स आए। तो हम क्या लिखते हैं? 48 आउट ऑफ 50। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके 50 आउट ऑफ 50 भी मार्क्स आते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? 50 अपॉन में 50, कि 50 मार्क्स में से पूरे 50 मार्क्स। जैसे यहाँ पे 6 स्लाइसेस में से 5 स्लाइसेस एक को मिल गई, 6 स्लाइसेस में से 1 स्लाइस एक को मिल गई। इसी तरह 40 मार्क्स कितने में से आए? 50 में से आए। ठीक है, अब एक बात जो बच्चों याद रखने वाली है और नोट करने वाली है वो ये है कि जो अ फ्रैक्शन इज नेवर नेगेटिव। एक जो फ्रैक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी इसके आगे माइनस का साइन नहीं लगा। देखोगे आप फ्रैक्शन के आगे कभी भी माइनस का साइन नहीं लगता। ठीक है, लेकिन ऐसे नंबर जरूर होते हैं जिनके आगे माइनस का साइन हम लगा सकते हैं, लेकिन उनको फिर फ्रैक्शंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे?
ऐसे नंबर्स को हम देखते हैं आगे क्या बोलेंगे। देन इंटीजर्स, इंटीजर्स हमने पढ़ा, देखो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो इंटीजर्स जो नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 अलॉन्ग विद पॉजिटिव नंबर्स, उन सबको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अब बच्चों जो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, तो जो नेगेटिव, अगर हम किसी फ्रैक्शन के आगे कोई नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, ठीक है, अगर हम 7/8 के आगे नेगेटिव का साइन लगा देते हैं तो इसका मतलब फ्रैक्शन तो नहीं बचा, तो वो क्या बन गया, वो बन गया रैशनल नंबर। कौन सा नंबर बन गया, वो बन गया रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम इसकी जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर की वो पढ़ते हैं। दस एनी नंबर, कोई भी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी, a अपॉन बी की फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि हमने एक नंबर ऊपर लिखा, एक नंबर नीचे लिखा, a अपॉन बी। तो बच्चों ये वेरिएबल्स है, जैसे हम x y हम उनकी कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं ना, हम उनकी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। इसी तरह a और b है, सिर्फ ये बताने के लिए है, हम इसकी जगह कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। हम इनकी जगह -2, -3, 7, 8, 9 कुछ भी, a की जगह अलग वैल्यू रख सकते हैं, b की जगह कोई भी अलग वैल्यू रख सकते हैं। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब चाहे वो नेगेटिव हो नंबर, चाहे वो 0 भी हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर भी हो, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या हुआ, वापस से हम पढ़ते हैं। दस एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम a अपॉन b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहां पर a और b इंटीजर्स हों, ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं हो सकता। ऊपर हम न्यूमरेटर तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन हम डिनोमिनेटर को जो b है हम इसकी जगह 0 नहीं लिख सकते। इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, और a और b कोई भी इंटीजर हो, चाहे देखो एग्जांपल्स हमने यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ पे a इंटीजर हमने क्या माना, 5, पॉजिटिव का 5, एंड b इंटीजर क्या है, पॉजिटिव का 8। अब ये नेचुरल नंबर भी है, 5 और 8 भी नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ पे, और ये इंटीजर भी हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, -7 अपॉन में 11, a की जगह हमने क्या रखा, -7। -7 इंटीजर है ना, कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, लेफ्ट साइड में आता है ये। और जो 11 है ये कौन सा इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा इंटीजर्स के नंबर्स में 4 के बाद, 4, 5, 6, 7। थर्ड एग्जांपल देखो, 0 अपॉन 7। अब बच्चों जो a की जगह तो हमने 0 रख लिया, लेकिन हम b की जगह हम 0 नहीं रख सकते। b की जगह हमें कोई इंटीजर, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वही रखना है। अगर हम ऐसा नहीं रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। a की जगह हम 0 रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ रखा। तो ये भी क्या एग्जाम्पल है, ये भी रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है। देन 4 अपॉन में 1, देखो b की जगह 0 नहीं है, लेकिन 1 तो रख सकते हैं ना हम, इसका मतलब, तो ये भी क्या हुआ, ये भी 4 अपॉन में 1 भी एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या चीज है, हाउ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर। देखो जो बच्चों नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं, पहली बात तो ये हम इनको फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंटीजर है तो वो फिर रैशनल नंबर कैसे हो सकता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिखा है कि 4 अपॉन में 1, ये एक फ्रैक्शन भी दिखाता है, ये एक फ्रैक्शन भी है, ठीक है। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये a अपॉन बी की फॉर्म में है। इसका मतलब जो 4 है, जो नेचुरल नंबर भी है और एक होल नंबर भी है, ये एक रैशनल नंबर भी है। इसी तरह 0 अपॉन 7, जो 0 अपॉन में 7 है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बच्चों, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, आंसर हमारा हमेशा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो 0 को हमने 7 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा 0 आया। इसका मतलब अकेला 0 भी, जो कि एक होल नंबर है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। देन -2 अपॉन में 1, अब ये -2 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर भी है,
ये नेचुरल नंबर में भी आता है, ये होल नंबर में भी आता है, ठीक है। तो -2/1 को हमने लिखा -2, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये इंटीजर्स की, सारे इंटीजर्स जितने भी हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। होल नंबर्स 0 आ गया ना, तो ये भी रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं ये भी रैशनल नंबर्स हैं, एंड जितने नेचुरल नंबर्स हैं ये भी सब क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों आपकी बुक में भी देखो यहाँ पे दिया है, जो हमारा पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 9 में हमें यहाँ पे जो नोट वाला बॉक्स दिया है, इसमें हमें देखो क्या लिखा है, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये भी सब रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है रैशनल नंबर्स की। बच्चों दो इंपॉर्टेंट सबसे प्रॉपर्टीज होती हैं रैशनल नंबर्स की, जो हम आज पढ़ेंगे। बेटा अगर आप देखोगे इस बुक के अंदर, तो इस बुक में हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो हम असाइनमेंट 1.1 करते हुए साथ साथ हम समझेंगे। जब हम असाइनमेंट 1.1 सॉल्व करेंगे तो वो सभी प्रॉपर्टीज हमें 1 बाय 1 उसमें दिखाई देंगी सॉल्व करते हुए, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें समझना ज़रूरी है, वो दो प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 1 कहती है इफ़ P अपॉन Q इज़ अ रैशनल नंबर एंड N इज़ एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर। अगर कोई नंबर है जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक है, और वो रैशनल नंबर है, एंड N कोई एक N नंबर है जो कि नॉन ज़ीरो इंटीजर है, मतलब वो n जो नंबर है वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा वो चाहे नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। तो क्या होगा, जो p अपॉन में q है वो किसके इक्वल्स टू होगा, इज इक्वल्स टू p अपॉन q मल्टीप्लाई n, और इधर q के साथ भी मल्टीप्लाई में n, कि अगर हम उस n को p के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे q के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर आएगा वो p अपॉन q के इक्वल ही होगा। जो रैशनल नंबर जो हमारा आएगा, वो नया रैशनल नंबर जो आएगा वो पुराने रैशनल नंबर के इक्वल ही होगा, सिर्फ डिजिट्स बदल जाएंगे। लेकिन जब हम उनको सिंप्लीफाई करके हम उनको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, वो लोएस्ट फॉर्म में सेम ही p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं हमने एक एग्जांपल में हमने क्या लिया, हमने p अपॉन क्यू में लिया, हमने p अपॉन क्यू क्या माना कि हमने 5/7 लिया है। हमारा जो रैशनल नंबर है p अपॉन क्यू, उसको हमने मान लिया 5/7, और यहाँ पे एक हमने n जो कि नॉन जीरो इंटीजर है, हमने इसको 3 मान लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि p अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू मल्टीप्लाई n, नीचे q के साथ भी n मल्टीप्लाई। अब p अपॉन क्यू की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे बच्चों 5/7 इज इक्वल्स टू 5/7, दोनों में ऊपर भी और नीचे भी क्या कर दिया हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 5/7 इज इक्वल्स टू 5 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया 15, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 21। तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि 5/7 इज इक्वल्स टू 15/21 होगा, ठीक है बच्चों। ये क्यों होगा, क्योंकि अब देखो आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा था, जब हम इस 15/21 को सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखो क्या ये दोनों किसी की टेबल में आती हैं, आते हैं नंबर्स, ये दोनों 3 की टेबल में नंबर्स आते हैं। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को 3 की टेबल से काटेंगे तो 3 5 15 और 3 7 21, तो 5/7 इज इक्वल टू 5/7 हो गया, सेम ही चीज हो गई ना। तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि हम 5/7 को 15/21 भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसके अंदर मल्टीप्लाई किया था हमने n को। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर p अपॉन क्यू में अगर आप ऊपर भी और नीचे भी n को डिवाइड करोगे तो वो p अपॉन क्यू के इक्वल ही होगा। चलो हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ p अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर एंड n इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, अगर p अपॉन क्यू कोई रैशनल नंबर है, एग्जाम्पल में देखो हमने p अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर लिया हमने 28/7,
49 और हमने n जो कि नॉन जीरो इंटीजर है हमने n मान लिया हमने 7। तो प्रॉपर्टी कहती है P अपॉन Q इज इक्वल टू P डिवाइड बाय n अपॉन में Q डिवाइड बाय n। तो देखो P अपॉन Q हमने क्या माना था 28 अपॉन में 49 इज इक्वल टू 28 को भी हमने 7 से डिवाइड किया, 49 को भी हमने 7 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया 28 डिवाइड बाय 7 4, 49 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो P अपॉन Q है ये 4 अपॉन 7 के इक्वल होगा, 28 अपॉन 49 इज इक्वल टू 4 अपॉन 7 होगा। और ये हमने लास्ट ईयर 7th क्लास में जब हमने फ्रैक्शंस पढ़े थे, 6th में भी पढ़े थे, जब हमने लोएस्ट फॉर्म में नंबर्स को लिखना सीखा था, तो बच्चों जब हमने इसको दोनों को 7 7 की टेबल से काटा तो 4 अपॉन 7 ही तो आंसर आया हमारा। इसका मतलब ये फ्रैक्शन इसके इक्वल है। ठीक है, अब बच्चों हम असाइनमेंट 1.1 करेंगे। 1.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, असाइनमेंट 1.1 असाइनमेंट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप सबके पास बुक है और आ गई होंगी क्योंकि आज बच्चों मार्केट खुली है, तो आप सबके पास बुक्स मुझे उम्मीद है कि आ गई होंगी। तो अब हम असाइनमेंट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं और आप बच्चे सभी अपनी बुक में से उसको पढ़ना, और जो सॉल्यूशंस मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किए थे उसमें से हम इन क्वेश्चंस को समझेंगे, जो सॉल्व क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 28 अपॉन में -70 इज। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्लास 7 में पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, और लोएस्ट फॉर्म क्या होती है? जब हम जो नंबर्स हमें गिवन हैं अगर वो किसी कॉमन नंबर की टेबल में आ रहे हों तो हम उन नंबर से इनको डिवाइड करके सबसे लोएस्ट फॉर्म में ले आए कि जब वो आपस में कटना बंद हो जाए, वो आपस में किसी की भी कॉमन टेबल में नहीं आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 28 अपॉन -70। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? 28 अपॉन -70 को हमने देखा कि ये किसकी टेबल में आ रहे हैं, दोनों किसकी टेबल में, किसकी कॉमन टेबल में आ रहे हैं। देखो क्या ये दोनों 7 की टेबल में आ रहे हैं? 28 और 70 दोनों 7 की टेबल में आ रहे हैं। 7 4 जा 28, तो हमने इसको 7 से जब काटा तो हमारा आंसर 4 आ गया। जब हमने 70 को 7 से काटा तो हमारा आंसर 10 आ गया। ठीक है, फिर 4 और 10 ये दोनों किसकी कॉमन टेबल में आ रहे हैं? ये दोनों 2 की कॉमन टेबल में आ रहे हैं। तो फिर हमने 4 को 2 से काटा तो 2 2 जा 4, ये 2 यहाँ पे आ गया। और 2 की टेबल में 10 कहाँ पे आता है? 5 पे आता है, 5 यहाँ पर आ गया। और बच्चों देखो ये जो माइनस का साइन है ये वैसा का वैसा भी पड़ा हुआ है, और ये देखो अकेला है। अगर ऊपर भी माइनस का साइन होता तो कट जाते आपस में, लेकिन यहाँ पे ये अकेला एक माइनस का साइन है तो ये वैसे का वैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ऊपर हमारा यहाँ पे 2 बचा था, हमने न्यूमरेटर में लिखा 2, डिनोमिनेटर क्या आया था कट के हमारा 5, अपॉन में लिखा हमने 5 और साथ में माइनस का साइन लगाया। अब बच्चों हमें एक बात का क्या ध्यान रखना है, स्पेशली हमें ये बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आंसर लिखते समय जब हम फाइनल सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो जो ये माइनस का जो नेगेटिव का साइन है ये कभी भी डिनोमिनेटर के साथ आंसर में नहीं आता। इसको हमेशा हमें जो नेगेटिव का साइन है इसको हमेशा हमें न्यूमरेटर के साथ लगाना है, ऊपर लगाना है इसको। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा वो गलत हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हमारा आंसर वो गलत हो जाएगा, तो हमें हमेशा ऊपर ही लगाना है नेगेटिव का साइन। देखो अब हमारे पास हम चेक करते हैं कि हमारे बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं। सबसे पहला देखो हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, -28 अपॉन में 70। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बिकॉज -28 अपॉन में 70 इज अ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है, जो हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखा है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद देखो ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन बी तो हमारा सही है, ये तो हमने भी चेक किया था, ये हमने आंसर अभी निकाला कि ऑप्शन बी ही हमारा सही है। अब इसके बाद देखो कि ऑप्शन
बी तो सही है, ऑप्शन सी क्यों गलत है? ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज -4/10 इज स्टिल अ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने देखो यहाँ पे 4/10 आंसर निकाला था, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? अभी भी ये दो टू की टेबल में आ रहे हैं ना दोनों, ये इसका मतलब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे, तो ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट था। ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज नेगेटिव साइन इज यूज्ड विद डिनोमिनेटर। मैंने अभी आपको समझाया था कि नेगेटिव साइन हमेशा ऊपर न्यूमरेटर के साथ लगाना है, तो ऑप्शन डी देखो, अगर ऑप्शन डी और ऑप्शन बी में सिर्फ यही फर्क है कि जो नेगेटिव साइन है वो किसके साथ लगा दिया इन्होंने? डिनोमिनेटर के साथ। अगर ये न्यूमरेटर के साथ लगा होता तो ये सही होता, ठीक है। इसका मतलब ये गलत आंसर है। इसका मतलब हमने अगर कभी भी हमने नेगेटिव का साइन नीचे लगा दिया आंसर लिखते समय तो वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड एमसीक्यू, द रैशनल नंबर नॉट इक्विवेलेंट टू -16/28 इज। इनमें से बच्चों हमें यह बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो इसके बराबर नहीं है। ऊपर वाले में हमने क्या बताया था कि इसके बराबर, जो हमें क्वेश्चन दिया उसके इसके बराबर कौन सा है, तो बी हमारा आंसर था। बाकी हमारे तीनों आंसर गलत थे कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब हमसे जो सेकंड नंबर एमसीक्यू से पूछा गया है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो इसके बराबर नहीं है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है -16/28। इसका मतलब कोई तीन इनमें से ऐसे हैं, जो तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया रैशनल नंबर उसके इक्वल हैं। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें देखो, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? -48/84, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन में हमें रैशनल नंबर कौन सा दिया? -16/28। तो हमें प्रूव करना है कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं। तो बच्चों हमने प्रॉपर्टी नंबर जो 2 पढ़ी थी रैशनल नंबर की, अब हम इस प्रॉपर्टी नंबर 2 को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर जब 2 अप्लाई की तो हमने क्या किया? डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3। हमने ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी 3 से डिवाइड किया और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको भी 3 से डिवाइड करके देखा। तो देखो, हमने जब -48 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया हमारा? -16। एंड 84 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? 28। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है वो ऊपर जो हमें क्वेश्चन में -16/28 दिया गया है इसके इक्वल है। मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या है? क्वेश्चन जो दिया है उसके इक्वल है। जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो इक्वल नहीं है उसके ऊपर टिक लगाओ, ठीक है। देन बी ऑप्शन देखो, -12/21, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ पे यूज करेंगे। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज यूज होंगी। पहले हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करेंगे, फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 भी यूज करनी पड़ेगी हमें। तो प्रॉपर्टी नंबर जब हमने 1 यूज किया, देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। हमने ऊपर भी और नीचे भी दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा? वी गेट -12 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? -48। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 84। अब बच्चों ये देखो, -48/84 क्या ये जो हमारा ए ऑप्शन था यही नहीं बन गया? यही बन गया, ये तो सेम बन गया। ये और ये दोनों सेम नहीं बन गए? बिल्कुल सेम बन गए। और हमने ए ऑप्शन में प्रूव किया था कि ये जो चीज है ये -16/28 के इक्वल है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन भी -16/28 के इक्वल है और हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी -16/28 के इक्वल है। देखो, इन ऑप्शन ए वी हैव शोन दैट, हमने ए ऑप्शन में ये अभी शो किया था कि -48/84 इज इक्वल टू -16/28। देयरफॉर इसीलिए जो हमारा ये ऑप्शन है वो भी किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। और बच्चों यही हमारी प्रॉपर्टी, जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है। हमने उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज कर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने ए और बी का पता लगाया कि ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये दोनों ऑप्शंस -16/28 के इक्वल हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या दिया है? -4/7। अब -4/7
क्या ये -16/28 के इक्वल है या नहीं, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या किया हमने, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4, हमने दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया। -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -16 आ गया। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया। तो -16/28 वही तो हमसे पूछा था। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी किसके इक्वल है, -16/28 के। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी भी, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा इक्वल नहीं है, तो हम ऑप्शन सी पे भी टिक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन जो सी है हमारा वो भी -16/28 के इक्वल है। ठीक है, अब हम ऑप्शन डी पर आते हैं। देखो ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन डी है -64/116। अब हम क्या करेंगे इसको, बाय डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। हमने दोनों न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को 4 से डिवाइड किया। ऊपर -64 था, -64 को 4 से डिवाइड किया, क्या आंसर आ गया, -16। क्या आंसर आया, -16। -116 को जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको जब 4 से डिवाइड करके देखा तो क्या आंसर आया, 29। अब देखो दोनों न्यूमरेटर तो इक्वल हैं, क्या डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा, यहां पर हम उसके ऊपर टिक लगाएंगे कि ऑप्शन डी इज नॉट इक्वल टू -16/28, क्योंकि यहां पे 28 के बजाय 29 आ रहा है नीचे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बहुत इजी है ये, इसको प्रैक्टिस करना आप सब। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका एमसीक्यू का थर्ड पार्ट एमसीक्यू क्या है, थर्ड पार्ट एमसीक्यू का है, व्हाट शुड बी एडेड टू 3/6 प्लस 1/2 माइनस 2/4। बच्चों हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया है, आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने 7th क्लास में अलजेब्रा पढ़ा था। ठीक है, और अलजेब्रा में हमने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे कि व्हाट शुड बी एडेड सो दैट कि हमें ये आंसर मिल जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि हम इसके अंदर क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो इसका मतलब एक तो हमें 3 रैशनल नंबर्स ये दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि एक और रैशनल नंबर बताओ जो इनमें ऐड करने पर 1 आ जाए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिखा कि सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू 1। हमें यह बता दिया गया है कि सभी जो नंबर्स हैं उनका सम किसके इक्वल है, उसका सम है 1 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या बताया है कि इन तीनों के साथ कोई एक नंबर और ऐड किया तब 1 आया। तो हमने उस नंबर को जिसको हमें फाइंड करना है और जो हमें पता नहीं है, हमने उसको क्या मान लिया, हमने उसको x मान लिया। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, x प्लस हमने अब यहां पे क्या किया, 6, 2 एंड 4 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 12 आया। 12 एलसीएम आ गया। अब देखो 6 की टेबल में 12 कहां पे आता है, 2 पे आता है। तो उस 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। कौन से 2 को मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से। हमने ये चेक करना है कि 3 के नीचे जो 6 है, 3 के नीचे जो 6 है उस 6 की टेबल में 12 कहां पर आता है, 6 2 जा 12। इसका मतलब 6 जब हम 6 2 जा 2 पर 6 की टेबल में 2 पर 12 आता है, तो उस 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। अब देखो 2 की टेबल में 12 कहां पर आता है, 2 की टेबल में 12 आता है 6 पे। तो हमने उस 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। अब 4 की टेबल में बच्चों 12 कहां पे आता है, 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे। तो अब हमने उस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 2 जा 6। और देखो बच्चों ये प्लस का साइन था तो यहां पे प्लस रहा, यहां पे माइनस का साइन था पहले से तो यहां पे हमने माइनस ही यूज किया। और बच्चों ये है हमारा इक्वल्स टू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो x प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस 6 ये तो हो गए 12, 12 में से फिर -6 कर दिया तो क्या बच गया, 6/12 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप में x, अब अलजेब्रा में हमने सीखा था और इक्वेशन जब हम सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे
कि हम वेरिएबल को जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है हम उसको लेफ्ट साइड रख लेते थे और बाकी सब डिजिट्स को हम दूसरी साइड ले जाते थे सॉल्व करने के लिए। तो हमने सिर्फ इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड हमने किसको रखा, हमने सिर्फ x को रखा जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और बाकी सब चीज़ों को हम दूसरी साइड ले गए। जैसे 6/12 है हम उसको उधर ले गए। अब देखो यहाँ पे 6/12 ये प्लस का है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहीं आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, क्या ये नेगेटिव का साइन है, ये नहीं है, ये पॉजिटिव है, और ना ही इस रैशनल नंबर के साथ कोई नेगेटिव का साइन है। तो ये उधर जाकर क्या होंगे, ये 1 में से माइनस होंगे। जब हमने 1 में से इसको माइनस किया तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, x इज इक्वल्स टू एलसीएम लिया। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 के नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, इमेजिनरी 1 होता है। तो नीचे इसके इमेजिनरी 1 लगा दिया हमने। अब 1 and 12 का एलसीएम लिया तो 12 और 1 का एलसीएम आया 12, ठीक है। देन 1 की टेबल में 12 कहां पे आएगा, 1 की टेबल में 12 पर ही आएगा। तो उस 12 को हमने क्या किया, उस 12 को हमने ऊपर जो 1 है इससे मल्टीप्लाई किया। तो 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 12, और यहां पे पहले से ही 12 है तो 12 की टेबल में 12 आता है 1 पे, ठीक है। तो उस 1 को हमने इस 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 6। देन नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 रह गए, अपॉन में 12 वैसा का वैसा पड़ा है। अब देखो 6/12 ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, ये 6 की टेबल में ही आते हैं। तो हमने 6 1 जा 6 और इधर भी इसको 6 से काटा, 6 2 जा 12। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारा x की वैल्यू 1/2 बता रहा है, वो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखो यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी इज द आंसर, या हम ये भी लिखते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ फोर्थ नंबर बच्चों क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या दिया है हमें, इफ x इज इक्वल्स टू 7/8, अगर x है 7/8 एंड y इज इक्वल्स टू -5/4, अगर x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू इतनी है, देन तो हमें बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें ये पता करने के लिए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया है कि x और y को प्लस करो। पहले x और y का जो प्लस है, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं x और y को, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि x और y का जो एडिशन है वो 0 से बड़ा होगा। बी ऑप्शन कहता है कि x और y को जब आप ऐड करोगे तो वो 0 से छोटा आएगा, मतलब माइनस में आंसर आएगा। सी ऑप्शन कहता है कि जब आप x और y को दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। डी ऑप्शन कहता है अगर आप x और y को ऐड करोगे तो वो 0 के बराबर भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। इस साइन का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। नीचे देखो इक्वल्स टू का साइन हाफ पार्ट उसका लिया है और ग्रेटर देन का सिंबल है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो चलो हम पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 7/8 एंड y इज इक्वल टू -5/4। देयरफॉर x प्लस वाई, सबसे पहले हम x प्लस वाई फाइंड करेंगे कि x प्लस वाई है कितना असल में। जब हमें x प्लस वाई पता चल जाएगा तभी तो हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमने x प्लस वाई को हमने प्लस किया, तो x की जगह हमने लिखा 7/8 प्लस, अब बच्चों क्योंकि ये नेगेटिव साइन लगा है रैशनल नंबर के आगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में रखना होगा। और ये हमने क्लास 6th एंड 7th में सीखा था कि कभी भी नेगेटिव साइन जब भी हम साथ में आए इक्वेशन के अंदर इंटीजर के आगे लगा हो, अब रैशनल नंबर्स आ गए हैं पे रैशनल नंबर्स के आगे लगा हो तो हमेशा ब्रैकेट लगाना है। जब भी हम उसको एक इक्वेशन के अंदर लिखें हमेशा ब्रैकेट लगाना है, और अगर उससे पहले अरिथमेटिक कोई ऑपरेटर आ रहा हो तो जरूर ही लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा आ रहा है, प्लस आ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस होता कोई और, या डिवाइड होता या मल्टीप्लाई होता तो भी हमें यहाँ पे इस ब्रैकेट को लगाने की जरूरत थी, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तब आपको पता है सिंबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखो x/y
इज इक्वल्स टू, अब वो जो प्लस और माइनस थे वो दोनों जब ब्रैकेट ओपन किया तो ब्रैकेट ओपन करने से क्या हो गया, प्लस और माइनस मिलकर क्या बन गए, माइनस बन गए। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। और दो साइंस कभी भी एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा साइन यहाँ पे यूज होगा, ये वाला कि ये वाला, इसलिए ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट बताता है कि इन दोनों में अब मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, देन x प्लस वाई की क्या वैल्यू आई, 8 और 4 का हमने एलसीएम लिया, 8 आ गया। 8 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 1 पे, तो 7 मल्टीप्लाई 1 7। 4 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 पे, 2 मल्टीप्लाई 5 10। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, 7 में से 10 गए। अब 7 छोटा है या बड़ा है, 7 छोटा है, 10 बड़ा है। छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा। ये हमेशा याद रखना, जब भी हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है। तो आंसर क्या है हमारा, -3/8। अब बच्चों ये देख के बताओ कि -3/8 ये नेगेटिव टर्म है या पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, माइनस का साइन आगे लगा। इसका मतलब ये क्या है, 0 से छोटा है या बड़ा है, ये 0 से छोटा है। सिंस -3/8 is smaller than 0, therefore x plus y is smaller than 0। तो कौन सा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि x plus y smaller than 0 है, हमारा ऑप्शन जो बी है वो कह रहा है कि x plus y is smaller than 0। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी पे हम बड़ा सा एक टिक लगा देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ो अपनी अपनी बुक में से, आप बच्चों आप सब भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट 2 रैशनल नंबर्स विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ऐसे 2 रैशनल नंबर्स लिखो जो क्या हो, ऐसे रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल्स हों। विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, हमें कोई 2 ऐसे अलग अलग नंबर्स बताने हैं कि जब हम उनको रेसिप्रोकल करें तो वो खुद ही सेम ही नंबर्स बन जाएं। देखो कौन कौन से नंबर्स होंगे, एक तो है 1 एंड दूसरा है -1। ये ऐसे क्यों है हम देखते हैं, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन में इस वाले 1 को हमने यहां लिखा, तो 1 अपॉन में ये वाला 1, तो 1 अपॉन में 1 तो 1 ही होगा। इसीलिए 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होगा। और -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में ये वाला -1 हमने कहा लिखा, इस 1 के अपॉन में लिखा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि हमेशा नीचे जो माइनस आता है वो माइनस ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, -1 अपॉन में 1। अब अपॉन में 1 हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें, तो हमने यहाँ पे अपॉन वाला 1 नहीं लिखा, तो क्या बच गया हमारा आंसर, सीधा सिर्फ -1। तो ये -1 और ये -1 दोनों इक्वल है। इसका मतलब 1 और -1 ही दोनों नंबर ऐसे हैं कि जब हम उनका रेसिप्रोकल करें तो वो उनका रेसिप्रोकल भी वो खुद ही हैं। समझ में आया कि ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि उनका रेसिप्रोकल करें तो वो खुद ही नंबर उनका रेसिप्रोकल में आंसर आ जाए। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच रैशनल नंबर्स is the multiplicative identity for rational numbers। which rational number, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो is the multiplicative identity, जो कि multiplicative identity है for rational numbers। rational numbers के लिए एक multiplicative identity है। इसका मतलब हमें क्या बताना है, एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो कि दूसरे रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब हम इसका मतलब क्या हम समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो कह रहा है कि रैशनल नंबर 1 जो 1 है, ठीक है, वो क्या है, इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। जो 1 है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रैशनल नंबर्स के लिए। इट इज सो बिकॉज, ये ऐसा है क्योंकि, बिकॉज वेन एवर वी मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर विद 1, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जब भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इट रिमेन्स द सेम।
वो उसका जो आंसर है वो सेम रहता है। देखो फॉर एग्जांपल p अपॉन q मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू p अपॉन q। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो चीज़ हुई, ऐसा नंबर हुआ कि हम उस नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रैशनल नंबर बदल ना जाए, रैशनल नंबर सेम का सेम रहे। जैसे हमने p अपॉन क्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा p अपॉन क्यू ही आंसर आया, और इसीलिए हमारा जो 1 है वो इसका क्या बन गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप मतलब समझ गए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू से मल्टीप्लाई करें या किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर सेम का सेम ही रह जाए। इसका मतलब सिर्फ 1 ही ऐसा है जिसको हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई कि हमारा आंसर सेम का सेम रह जाए, इसलिए जो 1 है हमारा वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों में क्या दिया है, एक्सप्रेस 2 अपॉन में -3 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, फर्स्ट नंबर है -15। जो हमें ये ऊपर रैशनल नंबर दिया गया है इसको एक्सप्रेस करो ऐसे रैशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर -15 हो। अब बच्चों यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी सीखी थी, प्रॉपर्टी नंबर 1, जहाँ पे हम p अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई n अपॉन में q मल्टीप्लाई n, जो सीखी थी हमने प्रॉपर्टी, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने किया 2 अपॉन में -3 ऊपर मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क। अब हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगाया है हमने n के लिए लगाया है कि n की वैल्यू हमें क्या रखनी है वो भी हमें पता नहीं, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इधर -3 के साथ मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अपॉन में, अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो -15 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या रखा, डिनोमिनेटर हमारा -15। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, सबसे पहले तो ये देखो -3 के साथ हम कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें कि -15 आ जाए, 5 को, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है, और एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव वाले 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारा ये जो नेगेटिव का साइन है वो नेगेटिव का साइन वैसे का वैसा आ जाए। अगर हम यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 मल्टीप्लाई -5 तो पॉजिटिव का 15 बन जाएगा, तो हमें इसको पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब जिस नंबर से, इसका मतलब हमारा n क्या हुआ, 5 हुआ, तो n अगर हमने 5 नीचे रखा है तो n इज इक्वल टू 5, वो भी ऊपर भी सेम ही आएगा, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 एंड -3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू -15। तो अब हमारा जो 2 अपॉन में -3 था हमने इसको कौन से रैशनल नंबर में शो किया, इस रैशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर -15 है। ठीक है, इसी तरह सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर में हमें क्या कहा है कि डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 18। तो हमने क्या किया, 2 अपॉन में 3, सेम जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप किया सेम स्टेप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप किया। क्वेश्चन मार्क्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए। 18 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 18 पॉजिटिव है, इसका मतलब -3 में हमें कोई नेगेटिव नंबर ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, -6, -3 में हमने मल्टीप्लाई किया -6 को। अब बच्चों एक बात का ध्यान देना कि हमने जो ये सॉल्यूशन है हमने इस -6 के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ, तो आप सबने क्या करना है, इस -6 के ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगाना है, नीचे भी और ऊपर भी, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग से सीखा है कि जो नेगेटिव इंटीजर है उसके ऊपर ब्रैकेट लगाना है। और यहाँ पे जो हमारा n है वो -6 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो अरिथमेटिक ऑपरेटर एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए ब्रैकेट लगाना है आप सबने। तो -3 मल्टीप्लाई -16 तो 18 आ गया हमारा डिनोमिनेटर। ऊपर 2 को हमने मल्टीप्लाई किया -6 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई -6 इक्वल्स टू -12। तो हमारा जो नया फ्रैक्शन, जो हमारा नया रैशनल नंबर है वो क्या बन गया, जिसका डिनोमिनेटर 18 है वो हमारा बन गया -12 अपॉन में 18। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया आपको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, लेकिन इसमें हमें प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी इसमें लगी प्रॉपर्टी नंबर 2।
ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है दैट इज एक्सप्रेस 24 अपॉन -30 एज रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर। ठीक है, अब देखो हमें न्यूमरेटर -8 चाहिए और पहले से इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर क्या है 24। इट मीन्स दैट हमें बड़े से छोटा न्यूमरेटर लेके आना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 सीखी थी, हमें इसका यहाँ पे यूज करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 24 अपॉन -30। अब फर्स्ट वन के अंदर हमें न्यूमरेटर हमारा -8 रखना है। ठीक है, तो हमने 24 के साथ क्या डिवाइड करना है, एक बार क्वेश्चन मार्क रखा, हमें पता नहीं है अभी क्या डिवाइड करना है, वी विल ट्राई टू गेस। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे। देन -30 के साथ सेम नंबर को ही डिवाइड करना है, n जो हमने प्रॉपर्टी में जो हमने सीखा था। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब न्यूमरेटर हमें -8 चाहिए एंड ऑलरेडी जो न्यूमरेटर है वो है 24। ये पॉजिटिव है और नेगेटिव हमें न्यूमरेटर चाहिए। इसका मतलब हमें किसी नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड करना होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे -3 लिखा है, आप लोगों को सॉल्यूशंस दिए थे उसमें भी -3 था। तो बच्चों एक काम करना, इस -3 के ऊपर आपको एक ब्रैकेट लगाना है। इसी तरह जो नीचे वाला -3 है उस पर भी ब्रैकेट लगाना, क्योंकि इस माइनस और इस डिवाइड के बीच में कोई सेपरेटर होना चाहिए ना। इस माइनस और इस डिवाइड के बीच में हमने कोई सेपरेटर नहीं लगाया हुआ था, तो आप लोगों को ये डिवाइड का सिंबल ये जो ब्रैकेट है आपको ब्रैकेट यहां पर लगाना जरूरी है। इस -30 पे ब्रैकेट अगर हम नहीं भी लगाना चाहें, जैसा कि हमने नहीं लगाया हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या इस माइनस से पहले कोई ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, कोई दूसरा प्लस या कोई माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई, इस माइनस से तो पहले नहीं है कहीं भी। तो यहां पे हमें इस पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर इन दोनों -3 के केस में हमें ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत है। अब देखो 24 को डिवाइड किया -3 से, तो हमारा आंसर आया -8। -30 को -3 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया हमारा 10, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे जब हम डिवाइड करेंगे, और 3 को डिवाइड करेंगे 30 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा आंसर आएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट वन सेकंड, इसमें हमें न्यूमरेटर क्या चाहिए, सेकंड में है न्यूमरेटर -12 हो। तो हमने यहां पे पहले हमने ये इस स्टेप को लिखा, इस इक्वेशन को लिखा, इसमें हमने ब्लैंक्स या हमने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए, और जो चीज हमें कहा है कि न्यूमरेटर -12 होना चाहिए, हमने सिर्फ वो वैल्यू फिल की है। अब यहाँ पे क्या चीजें आएंगी वो हमें फाइंड करनी है। तो 24 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -12 आ जाए, तो वो 24 को हमें -2 से डिवाइड करना होगा। अब क्योंकि ऊपर -2 तो नीचे भी -2 से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी ब्रैकेट का यूज करना है। आप लोग अपने कॉपीज के अंदर और जो सॉल्यूशन मैंने दिए थे उसमें भी यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, तो 24 को -2 से डिवाइड किया -12, -30 को -2 से डिवाइड किया तो पॉजिटिव का 15। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा वो है, इफ x इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 12, y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 12 एंड z इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 12। राइट, हमें क्या कहा लिखने के लिए, देखो राइट के बाद कॉमा है, तो हमें कहा राइट लिखो वेदर। वेदर का क्या मतलब होता है, क्या या इनमें से कौन सा सही है, वेदर दिस और दिस इज करेक्ट। ठीक है, क्या ये चीज सही है या ये सही है या ये सही है। तो हमें बोला है कि अगर x की ये वैल्यू है, अगर और y की ये है और z की ये वैल्यू है, तो बताओ लिखो कि x इज ग्रेटर टू y ये सही है, या y इज इक्वल टू z ये सही है, और z इज ग्रेटर देन x, या z x से बड़ा है ये सही है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा तीनों की वैल्यूज हमने बुक में पढ़ ली। x की वैल्यू 7/12, y की वैल्यू 0/12, तो 0/12 बच्चों 0 होता है। अगर हम
जीरो को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, अगर ऊपर जीरो है तो आंसर हमारा जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका, जैसे यहां पे 0/12 है, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 12/0, तो 12/0 बच्चों ये होता है नॉट डिफाइंड। ये मैंने आपको इस क्वेश्चन से एक अलग बात बताई है, ये इस क्वेश्चन में हमें यूज नहीं करनी, तो आप लोग इस क्वेश्चन में इसको मिक्स मत कर देना। इस क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू दी है 0/12, 0/12 जीरो होता है बच्चों। जब अपॉन में 12 होता है इसका मतलब हमने जो जीरो है उसको 12 हिस्सों में, 12 भागों में बांटना है, 12 पार्ट्स में बांटना है। तो जीरो को जब हम 12 पार्ट में बांटेंगे तो जब जीरो है तो उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया तो भी जीरो ही आएगा ना। बट अगर हम 12/0 कर दें कि 12 को 0 पार्ट्स में बांटो, 12 को 0 से डिवाइड करो, तो क्या हम 12 को 0 पार्ट्स में बांट सकते हैं? अगर हम 12 को 1 पार्ट में बांटेंगे, अगर हम इसके अपॉन में 1 लिखते हैं, इसका मतलब 12, 1 पार्ट में 12 को बांटा तो 12 के 12 उस 1 पार्ट में आ गए। अगर इसके अपॉन में 2 होता है 12/2, तो इसका मतलब बोला है कि हमें 12 को 2 पार्ट्स में बांटो, तो 12/2 का क्या आंसर होता है? 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आंसर आता है ना। इसका मतलब जब हमने 12 को 2 से डिवाइड किया तो एक पार्ट में 6 आया, दूसरे पार्ट में 6 आया, 2 पार्ट्स, 6 के 2 पार्ट्स बन गए। लेकिन क्या हम 12 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? 0 पार्ट्स कितने होंगे 12 के? कुछ भी नहीं होगा, मतलब हम बता ही नहीं सकते इसका क्या आंसर आएगा। इसका देयर इज नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका क्या आएगा? 12/0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो हेयर x इज पॉजिटिव, जो हमारा x रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये क्या है? पॉजिटिव है। वेयर एज z इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, और जबकि जो z है वो क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर है। माइनस है इसके आगे ना, माइनस का साइन लगा है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और बच्चों ये तो है ही जीरो, ठीक है। तो देखो देयरफॉर आउट ऑफ x ग्रेटर देन y, y इज इक्वल टू z, और z इज ग्रेटर देन x। देखो y इज इक्वल टू z, y जीरो है, z -5/12 है, तो ये तो वैसे ही ये गलत हो गया, y/z तो है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद z इज ग्रेटर देन x, क्या जो z है क्या वो x से बड़ा है? z माइनस का है, x पॉजिटिव है, क्या z बड़ा है x से? क्या ये बड़ा है इससे? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। फिर हमसे पूछा है x ग्रेटर देन y, कि x जो है ये चीज है वो क्या जीरो से बड़ी है? क्या वो y से बड़ी है? यस, ये चीज हमारी बड़ी है, तो हमने इसके ऊपर कर दिया टिक, और हमने लिखा है ओनली x ग्रेटर देन y इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या आंसर आएगा? वेदर इसके अंदर जो फर्स्ट है ये हमारा राइट है, बाकी जो ये दोनों हैं ये दोनों हमारे रॉन्ग हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। जो हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं हमें इनका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। देखो द रेसिप्रोकल ऑफ -6/7 इज इक्वल्स टू, जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है? नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अब ऊपर -6 है तो -6 नीचे आ गया, 7 नीचे है तो 7 ऊपर चला गया। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा कर देना। और जब हम आंसर लिखते हैं तो आपको मैंने बताया कभी भी डिनोमिनेटर के साथ हम माइनस का साइन नहीं लगाते, हम हमेशा आंसर लिखते समय जो माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है, उसको हमेशा न्यूमरेटर के साथ लिखते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ -6/7 क्या हो गया? -7/6। इसी तरह सेकंड देखो 3/-5, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/-5 इज -5, जो नीचे था वो ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। तो जब -5 नीचे से ऊपर गया तो माइनस का -5 ऊपर आ गया, तो इसमें हमें कुछ इस तरह से माइनस का साइन ऊपर नीचे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ही कहां पर है? ऊपर है माइनस का साइन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 बोला है हमें
सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। ये दो नंबर्स हमें दिए हैं, दो रैशनल नंबर्स, हमें इन दोनों का जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ इन दोनों के सम में से। इसका मतलब हमें पहले इन दोनों का सम करना है, फिर हमें इन दोनों का सम करना है, और फिर हमें इन दोनों का जो डिफरेंस है हमें इसमें से ये फर्स्ट नंबर पर रखना है और ये सेकंड नंबर पर रखना है, और हमें इनका जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। देखो सॉल्व हमने यहाँ पे किया हुआ है। सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स, जो हमें फर्स्ट टू नंबर्स दिए गए हैं, हमने इन दोनों का सम निकाला। अब बच्चों सम तो आपको निकालना आता है। एलसीएम लिया 10 एंड 8 का 40 एलसीएम आया, 10 की टेबल में 44 पे आया, तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12, 8 की टेबल में 40 कहाँ पे आया 5 पे आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, -12 + 25 पॉजिटिव के 13, क्योंकि यहाँ पे 25 बड़ा है और ये पॉजिटिव है, -12 छोटा है, और आप लोगों को ये इंटीजर्स प्लस माइनस अब करने आते हैं। 13/40। तो पहले दो नंबर्स का सम क्या हुआ 13/40। अब इन दोनों नंबर्स का सम देखते हैं, इन दोनों नंबर्स का सम क्या होता है। देखो सम ऑफ द नेक्स्ट टू नंबर्स क्या है 4/15 एंड 2/-5। अब देखो ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये जो माइनस का 5 है उसके आगे एक प्लस का साइन है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि इस -3 के आगे कोई प्लस का साइन या कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं लगा हुआ है इसके आगे, सिर्फ इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस माइनस के आगे एक मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो बच्चों इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने में सबसे पहले हमारा क्या स्टेप था हमारा, कि जो 5 के पास 5 के नीचे जो 5 के साथ था माइनस, हम फर्स्ट स्टेप में उस माइनस को 2 के साथ ले गए सॉल्व करने के लिए। फिर हमने 15 और 5 का एलसीएम लिया, 15 आया, 15 की टेबल में 15 1 जा पे तो 4 1 जा 4, प्लस का साइन प्लस का वैसा है, और ये जो -2 है 15 5 की टेबल में 15 3 पे आता है, उस 3 को हमने इस -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। अब हमने ब्रैकेट ओपन किया, अब ब्रैकेट ओपन किया तो 4 ये प्लस और माइनस मिलके माइनस बन जाएंगे, तो 4 - 6 को अगर सॉल्व किया तो -2/15। नाउ अब हमें बोला है कि जो इसका सम आया है, इसका सम क्या है हमारा -2/15, उसको पहले रखना है, उसमें से माइनस करना है, मतलब इसमें से माइनस करना है इसको। इसका क्या सम था 13/40, हमने इसको पहले रखा, इस वाले को इसका जो सम था उसको हमने पहले रखा, और जो इसका सम था उसको हमने बाद में रखा, और इन दोनों को माइनस करना है। तो देखो 15 और 40 का एलसीएम 120 आया, 15 की टेबल में 120 कहाँ पे आता है 8 पे, उस 8 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया -16, 40 की टेबल में 120 कहाँ आया 3 पे, तो उस 3 को 39 से मल्टीप्लाई किया, तो सॉरी 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 3 जा 39, तो देखो -16 - 39 कितना हो गया -55 अपॉन में 120। दोनों को 5 5 की टेबल से काटा, तो देखो 5 की टेबल में 11 पे 55 आता है, और 5 की टेबल में 24 पे 120 आता है। आप लोगों को ये सब अब नंबर्स को डिवाइड करना, ऐसे काटना ऊपर नीचे सेम टेबल के डिजिट से आपको आता है, सेम डिजिट के टेबल से काटना आपको आता है। तो देखो अब क्या आंसर बचा हमारे पास माइनस, क्योंकि माइनस अकेला अभी बचा है यहाँ पे, नीचे माइनस होता तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, तो माइनस ये एज इट इज आ गया 11/24। तो हमारे 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है -11/24, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस नंबर। बच्चों जो 8th नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल उसके जैसा ही है 9th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले इन दोनों का सम करोगे, फिर इन दोनों का सम निकालोगे,
ये फर्स्ट नंबर मान ले, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये सेकंड नंबर हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। पहले क्या करोगे, देखो पहले इन दोनों का सम निकाला, सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स, इन दोनों का सम किया, फिर इन दोनों का सम किया, देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में आपने जो बाद वाला, जो ये वाला है, इसका जो सम आया 44/15, उसमें से आपने जो पहले का सम था ये वाला, उसको माइनस कर दिया। देखो आगे अभी सॉल्यूशन सारा यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग अब खुद इस क्वेश्चन को करोगे, आप लोग बच्चों कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू 5/9 एंड y इज इक्वल्स टू 9/11, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि x मल्टीप्लाई y सराउंडेड बाय वर्टिकल बार्स, कौन से बार्स बोलते हैं इनको, वर्टिकल बार्स, कौन से बार्स, वर्टिकल बार्स, x मल्टीप्लाई y सराउंडेड बाय वर्टिकल बार्स इज इक्वल्स टू x सराउंडेड बाय वर्टिकल बार्स मल्टीप्लाई y सराउंडेड बाय वर्टिकल बार्स। बच्चों इस वर्टिकल बार्स का क्या मतलब होता है ये आप लोग जानते हो, और जिन बच्चों को याद है अच्छा है, जिन बच्चों को याद नहीं है मैं फिर से याद करवा देता हूँ। क्लास 6th में एंड 7th में आपके जो इंटीजर्स का चैप्टर है उसके अंदर एक एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट आया था, एब्सोल्यूट वैल्यू। उस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्या होता था, हम दो वर्टिकल बार्स में कोई भी नेगेटिव नंबर लिखें तो वो क्या बन जाता था, पॉजिटिव, ठीक है। अगर वर्टिकल बार्स में अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, वो चेंज होकर नेगेटिव नहीं बन जाएगा, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स चेंज होकर इन वर्टिकल बार्स के अंदर रखने के बाद चेंज होकर वो पॉजिटिव बन जाते थे। तो अब हमें यही कहा है कि प्रूफ करना है हमें कि x मल्टीप्लाई वाई का जो भी आंसर आएगा उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो इक्वल होगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम LHS एंड RHS को अलग अलग सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन का LHS क्या है, x मल्टीप्लाई वाई सराउंडेड बाय वर्टिकल बार्स। देखो सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन का LHS है। तो वर्टिकल बार्स एज इट इज पहले हमने लगा दिए एज इट इज, एंड हमने x की वैल्यू रखी 5/9 मल्टीप्लाई 9/11 y की वैल्यू रखी हमने, दोनों को मल्टीप्लाई किया। देखो अब 9 एक नीचे एक ऊपर है, तो नीचे वाले 9 से एक ऊपर वाला 9 कट गया, पीछे क्या बच गया, सिर्फ 5/11। 5/11 देखो दोनों पॉजिटिव हैं एंड वर्टिकल बार्स लगा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/11 क्या होगी, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आंसर आएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 6। RHS में देखो x सराउंडेड बाय वर्टिकल बार्स मल्टीप्लाई y सराउंडेड बाय वर्टिकल बार्स, तो हमने वर्टिकल बार्स में पहले x की वैल्यू रखी 5/9 एंड मल्टीप्लाई फिर वर्टिकल बार्स में y की वैल्यू रखी 9/11। अब बच्चों इधर ध्यान दो, अब जब वर्टिकल बार्स हटाएंगे हम तो 5/9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव 5/9, पहले भी पॉजिटिव और पॉजिटिव ही रहेगी, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया, 9/11 एज इट इज पॉजिटिव का पॉजिटिव, 9 से 9 कट गए, क्या आंसर आया 5/11, इधर भी 5/11 और इधर भी 5/11। तो हमारा LHS और RHS क्या है, इक्वल है हमारे LHS एंड RHS, तो क्या हम लिख सकते हैं हेंस x मल्टीप्लाई y सराउंडेड बाय वर्टिकल बार्स इज इक्वल्स टू x सराउंडेड बाय वर्टिकल बार्स मल्टीप्लाई y सराउंडेड बाय वर्टिकल बार्स। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। ठीक है बच्चों, ये हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 10। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में यही कहा था कि हमें ये प्रूव करना है, तो हमने LHS अलग से प्रूव किया, हमने RHS की अलग से वैल्यू निकाली और दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, हेंस जो चीज आपने कहा था प्रूव करने के लिए वो हमने इस तरीके से प्रूव कर दी कि दोनों की वैल्यू हमारी सेम आई है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आप रीड करो अपनी बुक में से, और हम बुक में से इसमें से भी रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सिंप्लीफाई।
हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें सॉल्व करके इनका आंसर निकालना है। फर्स्ट नंबर क्या है, देखो माइनस, पहले बाहर माइनस लगा है, देन ब्रैकेट ओपन, देन ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट स्टार्ट, 3/11 मल्टीप्लाई -5/6, ठीक है, -9/12 डिवाइड बाय 3/4 -5/13 मल्टीप्लाई -6/15। बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सेम यहाँ पर हमने रीराइट कर दिया अपनी नोटबुक के अंदर। अब देखो जो चीज़ें हमारी फर्स्ट स्टेप में ही कट रही हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया हमारा फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर, और ये इसलिए कट गया क्योंकि बच्चों बीच में मल्टीप्लाई है। अब इस स्टेप के अंदर आप देखोगे तो 9 ये भी 3 की टेबल में आता है, 12 ये भी 3 की टेबल में आता है, इधर वाला जो 3 है ये दोनों 3 3 की टेबल में आते हैं, लेकिन बीच में डिवाइड का साइन है, तो जब तक हम डिवाइड को मल्टीप्लाई का साइन नहीं बना देते तब तक हम इसको नहीं काटेंगे। देन इस वाले में मल्टीप्लाई का ही साइन है, तो हमने इसको देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई पहले से थोड़ा फर्स्ट स्टेप में किया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या रह गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, माइनस का माइनस जो बाहर है वो एज इट इज माइनस का माइनस लिखना है पहले, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर क्या बच गया 1 मल्टीप्लाई -5 आ गया, नीचे क्या 11 मल्टीप्लाई 2 22, देन ये माइनस का ये माइनस एज इट इज आ गया, देन 9/12 थोड़ा सा 12 हम डार्क कर देते हैं ताकि ढंग से दिखाई दे। जो डिवाइड है उसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये जो नंबर है इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल, ये उल्टा हो गया, 4 नीचे था 4 ऊपर आ गया, 3 ऊपर था 3 नीचे चला गया। अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, फिर इस 3 से इस 3 को हमने काट दिया, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे सब चीजें कट गई, ऊपर भी यहाँ पे 1 बच गया, इधर भी 1 बच गया, इधर भी 1 बच गया, इधर भी 1 बच गया, देन माइनस का माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे ये हमारा माइनस का 6 था, देखो माइनस का 6, तो ये 1 मल्टीप्लाई माइनस का 6 था, तो ये पे 2 है और ये माइनस का साइन भी साथ में कैरी होगा, तो 1 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -2, नीचे क्या बच गया हमारा सिर्फ 13, 15 और 3 दोनों कटे हुए हैं, तो 13 यहाँ पे आ गया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या हुआ, बाहर माइनस का साइन, अंदर भी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन गए प्लस, तो हमने अब यहाँ पे प्लस का साइन हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको काफी बार बताया बच्चों की पॉजिटिव अगर नंबर हो तो उसको बताने के लिए हमें पॉजिटिव या प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत होती है। जिनके आगे कोई साइन नहीं लगा इट मींस दे आर ऑलरेडी पॉजिटिव। फिर माइनस का ये माइनस एज इट इज आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, नीचे वाला 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो फिर से ये ब्रैकेट खुला, प्लस और माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके ये प्लस बनेंगे। अब ये प्लस हमें इसलिए लिखना जरूरी था क्योंकि अभी इक्वेशन के बीच में आ गया, अभी यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब ये किसी से प्लस नहीं होगा, इसके आगे कोई और नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लगाने की जरूरत है। अगर नहीं लगाएंगे तो पता थोड़ी ना चलेगा कि हमें इसको उसके साथ प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में 22, 1 एंड 13 का हमने लिया एलसीएम, क्या एलसीएम आया 286। तो इसको प्रैक्टिस करके लेकर देखना, एलसीएम निकाल कर देखना, सिर्फ कॉपी में से काम को ही पूरा नहीं करना है, इनको प्रैक्टिस भी करके देखनी है अपनी कॉपी के अंदर। प्रैक्टिस कॉपी में इनको सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप सबने करके देखना है। 286 इसका एलसीएम आया, ठीक है। अब देखो 5 के नीचे 22 है, 22 की टेबल में 286 कहाँ पे आता है 13 पे, तो 5 को हमने किया 13 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 65, 13 5 जा 65, माइनस का माइनस साइन आ गया, 1 की टेबल में ये कहाँ पे आएगा 286 पे ही आएगा, ठीक है। तो 1 को 286 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 286, प्लस 13 की टेबल में 286 कहाँ पे आता है 22 पे, क्योंकि देखो
ये 13 और 22 दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनका एलसीएम आ गया। तो 13 की टेबल में 286 22 पे ही आता है, तो उस 22 को हमने उस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 2 जा 44, तो ये 44 आ गया। अब पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस 221 आ गया, प्लस 44, फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 177 अपॉन में 286। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट बच्चों ये आप लोग खुद करोगे। सॉल्यूशंस में भी आपको करवाया हुआ है, लेकिन सिर्फ इसको कॉपी नहीं करना, इसको अपना काम आपको पूरा करना ही है। आपको इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये क्वेश्चंस समझ में आएंगे और इजीली आप इनको सॉल्व कर पाओगे। फ्यूचर में एग्जाम्स में भी आपको आसान होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे अब। ठीक है, और आप हेल्प के लिए आप हिंट्स ले सकते हो सॉल्यूशंस में से जो आपको पहले मैंने भेजे हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 5/18। दो रैशनल नंबर्स हैं बच्चों, देयर आर टू रैशनल नंबर्स, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 5/18। ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज -3/20। अब उन दो रैशनल नंबर्स में से एक रैशनल नंबर क्या है, -3/20 है। हमें कहा है कि फाइंड द अदर, तो दूसरा नंबर फाइंड करो कि दूसरा नंबर कौन सा है जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा ये आंसर आया था। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे अलजेब्रा में जैसे हम करते थे। बच्चों हमने अलजेब्रा सीख लिया, तो हम जहां जहां हम अलजेब्रा का यूज कर सकते हैं हम वहां पे अलजेब्रा का यूज करेंगे, नहीं तो अलजेब्रा फिर सीखने का हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हमने अलजेब्रा 7th क्लास में इसीलिए सीखी थी एंड 6th क्लास में हमने इसलिए सीखी थी ताकि हम उसको जहां पर चाहें हम उसको यूज कर हमारा सोल्यूशन फाइंड कर सकें। तो देखो दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट 5/18 है। एक रैशनल नंबर ये है, दूसरा रैशनल नंबर ये है, क्योंकि हमें एक तो फाइंड करना है और एक रैशनल नंबर हमें गिवन है, और ये बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट 5/18 है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, मैंने आपको फिर से ये चीज दोहरा रहा हूं, हमें जिस चीज की वैल्यू निकालनी है, हमें जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है, उसको हमने रखा लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड हमने रखा x को, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल्स टू, अब जो यहाँ पे -3/20 बच्चों ये मल्टीप्लाई था x के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा था, ये उधर अगर हम इस पूरे को लेके जाएंगे तो उधर जाए क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में बदल जाएगा, बाकी ये जो पूरा का पूरा एज इट इज उस तरफ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो x इज इक्वल टू 5/18। अब ये जो डिवाइड है हमने इसको किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज किया तो क्या हो गया, इन दोनों का रेसिप्रोकल हो गया। ये क्या हो गए, ये ऊपर नीचे हो गए। 20 ऊपर आ गया एंड -3 नीचे आ गया। अब देखते हैं हम इनमें से क्या क्या चीजें काट सकते हैं। 18 2 से कट गया, 9 आ गया, 22 से कट गया, 10 आ गया। अब क्या नीचे और ऊपर कोई चीजें कट रही हैं, नहीं कट रही। 5 10 9 एंड -3, कोई भी कॉमन टेबल में नहीं आता किसी भी डिजिट की, कुछ भी नहीं कट रहा। तो x इज इक्वल्स टू 5 × 10 50 अपॉन में 9 × -3 -27। तो क्या हमारा ये बस ये आंसर लिख दें कि ये आंसर है हमारा 5/-27। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, जो ये नीचे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या आंसर आएगा हमारा बच्चों, इसका आंसर माइनस, ये नहीं आएगा इसका आंसर आएगा -50/27। ये बच्चों बाय मिस्टेक लिखा हुआ है ये,
ठीक है, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी के अंदर करेक्शन कर लेना। इसका आंसर क्या आएगा, जो ये नेगेटिव का साइन है सिर्फ ये ऊपर जाएगा, पूरा का पूरा -27 ऊपर नहीं जाएगा। ये सर ने बाय मिस्टेक, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। ठीक है, सिर्फ हमें जो नेगेटिव का साइन है इसी को ऊपर लेकर जाना है। तो आप क्या आंसर आएगा हमारा, -50/27। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -1। दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट -1 है। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है। दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट -1 है। इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर इज -17/8 फाइंड द अदर। ये देखो, दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट -1 है, एक नंबर -17/8 है, तो दूसरा नंबर फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर फाइंड करो। दूसरे नंबर को हमने x मान लिया, तो इस स्टेप में x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे डिवाइड, ये जो मल्टीप्लाई है ये उधर जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, -17/8। x इज इक्वल्स टू, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, इनका रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल होने के बाद 8 1 जा 8, माइनस का है तो -8, -8 अपॉन में -17, माइनस से माइनस का साइन कट गया, x इक्वल्स टू 8/17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला है डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। मतलब हमें बोला है कि डिवाइड करना है हमें इसका सम। किसका सम? हमें डिवाइड करना है इन दोनों के सम को। मतलब हमें इन दोनों का तो क्या निकालना है, सम। इन दोनों का हमें प्लस निकालना है। इन दोनों को प्लस करने पर क्या आंसर आएगा, और इन जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है इन दोनों के प्रोडक्ट से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करना है इस नंबर को। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकालेंगे सम किन दोनों नंबर्स का, इन दोनों नंबर्स का। -13/5 प्लस 12/7। ठीक है, देखो 5 और 7 का एलसीएम लिया 35। अब आगे आप सब जानते हो, अब मैं आपको हर स्टेप नहीं बताऊंगा इसका सॉल्व करने वाला। ऊपर यहाँ पे -91 आ गया, प्लस 60 आ गया, दोनों को आगे सॉल्व किया, -31/35 आ गया। ठीक है, इन दोनों का सम क्या आया, -31/35। अब नेक्स्ट देखो, एक मिनट बच्चों। सम हमारा क्या आया था, -31/35। और अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू किन दोनों का, -31/7 एंड -1/2 का। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो -31 मल्टीप्लाई -1 +31, 7 मल्टीप्लाई 2 14। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया, और इन दोनों का प्लस क्या आया था, -31/35। अब हमें बोला है कि इसका जो आंसर आया, इन दोनों का जो सम आया उसको डिवाइड करो। मतलब इसको पहले रखो और इसको डिवाइड करो किससे, जो इनका प्रोडक्ट निकला है 31/14। तो हमने जिसको डिवाइड करना है उसको पहले रखा, जिससे डिवाइड करना है उसको बाद में रखा। क्योंकि बच्चों ऐसे ही करते हैं ना, हम इसको पहले रखकर और उसको बाद में रख के अगर हम करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिसको डिवाइड करना है वो हमेशा पहले ही लिखा जाता है। ठीक है, अब इस डिवाइड के जो साइन को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, तो ये दोनों ऊपर नीचे रेसिप्रोकल हो गए। 14 ऊपर आ गया, 31 नीचे आ गया। 7 की टेबल से गया 35, तो 7 5 जा 35, 7 की टेबल से 14 गया 2, 31 से 31 डिवाइड हो गए, माइनस एज इट इज पड़ा हुआ है अभी यहाँ पे, तो -1 मल्टीप्लाई 2, -2 नीचे 5 मल्टीप्लाई 1 5। तो क्या आंसर आया हमारा, -2/5 जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया। और हमें यही कहा था कि डिवाइड करो इन दोनों को,
और आंसर निकालो। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 रीड करते हैं हम। वेरीफाई, चेक करो कि x मल्टीप्लाई y प्लस जेड, देखो y और z के ऊपर, y प्लस जेड के ऊपर ब्रैकेट है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई z। ये हमें वेरीफाई करना है और x और y और z ये तीनों की हमें अलग अलग वैल्यूज दी हैं। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर कर हमें रख कर हमें ये वेरीफाई करना है कि यस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 जैसे करेंगे, LHS एंड RHS को अलग अलग रखकर। x की वैल्यू हमारी 3/13, y की वैल्यू -2/7, z की वैल्यू -1/2। ठीक है, देखो यही चीजें, यही वैल्यूज गिवन है ना, बिल्कुल। तो LHS हमारा, LHS इक्वेशन का LHS क्या है हमारा, x मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर y प्लस जेड, x मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर y प्लस जेड। अब हमने x की वैल्यू रखी, ब्रैकेट के अंदर y एंड z की वैल्यू रखी, y की वैल्यू -2/7, z की वैल्यू -1/2। अब आपको पता है कि ये ब्रैकेट्स लगाने क्यों ज़रूरी हैं, और ब्रैकेट्स को मिस मत कर देना। ठीक है, और अपना काम बहुत ज़्यादा ध्यान से करना और सफाई से सुंदर काम करना, ताकि आप लोगों को जब एग्जाम्स आए तो पढ़ने में दिक्कत ना आए। आगे सॉल्व किया बच्चों, इसको पूरा सॉल्व किया, आंसर आया हमारा -33/182। इसी तरह RHS क्या दिया हमें, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में क्या दिया है, x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड। इसको सॉल्व किया, सारे स्टेप्स आप पढ़ना है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर भी -33/182 आया। ठीक है, इसका मतलब जो LHS है वो भी RHS दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, दोनों सेम है। तो हेंस x मल्टीप्लाई y प्लस जेड इन ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई z। हमें यही प्रूव करना था, हमें यही वेरीफाई करना था, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हम नहीं करेंगे, आई विल नॉट बी डूइंग इट, वो सिर्फ आप लोग करोगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 15 जैसा है, इवन की जो हमें वेरीफाई करना है वो भी सेम है। देखो x मल्टीप्लाई y प्लस जेड इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई वाई प्लस y मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई z। बस हमें यहाँ पे x, y और z की इनकी वैल्यूज हमें अलग अलग दी हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आप लोग खुद करना। ठीक है, खुद करके इनको प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करो, और सिर्फ एक बार करके ये मत सोचो कि काम हो गया, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स इनको सॉल्व करो, और आफ्टर एवरी 2 और 3 डेज क्वेश्चंस को, मैथ्स को अपने आप खुद सॉल्व किया करो। जितना आपको होमवर्क मिल रहा है दैट इज ओके, वो तो आपको अपना CW कॉपी में करना है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ताकि मैथ्स आपको मैथ्स समझ में आए और आपका मैथ्स में आपके अच्छे मार्क्स आए, तो मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। आपको मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। एक ही क्वेश्चन जो आप कर चुके हो उसको भी आपको 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप इन चीज़ों को, जिन सॉल्यूशंस को आप कर रहे हो, कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में हम चीज़ों को गलत लिख देते हैं, प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई करते टाइम हम रेसिप्रोकल करना भूल गए, ब्रैकेट लगाना भूल गए, कोई स्टेप भूल गए। तो वो चीज़ें कैसे याद होंगी, प्रैक्टिस करने से बार बार। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोग बच्चे घर पे पढ़ रहे होगे और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और जब स्कूल्स खुलेंगे बच्चों तब हम विल मीट देयर। ओके, थैंक यू।